Good evening, students. So, this is our special lecture series for Rajasthan Assistant Prosecution Officer 2026 exam, Part 1, BNSS 2023. एंड मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम जो कि 2 सितंबर को होने वाला है, जिसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2 सितंबर 2023 के लिए होने वाला है, उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर सीरीज़ डेडिकेट किया जाए, ठीक है, जिसमें मैं प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बनेंगे, जितना भी आपके लिए रिवीजन नेसेसरी है वो मैं करवा दूँ, ठीक है। तो इसको मैं पार्ट वाइज कवर करूँगा। पार्ट 1 में मैं बीएनएसएस से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। पहले जो हमारा अप्रोच होगा वो थोड़ा प्रीलिम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। पहले प्रीलिम्स में जितने भी सेक्शंस आने वाले हैं उनको हम कवर करेंगे, देन देयर आफ्टर वी विल गो फॉर द मेंस पार्ट, ठीक है। तो हम इसको एक पार्ट वाइज कंटिन्यू करेंगे। पहले हम लोग बीएनएसएस से शुरू कर रहे हैं। बीएनएसएस होने के बाद फिर जो मेजर लॉज हैं, मेजर क्रिमिनल लॉज लाइक बीएनएसएस, बीएसए एंड बीएनएस, ठीक है, इनको कंप्लीट करेंगे। देन देयर आफ्टर जो भी राजस्थान के लोकल लॉज हैं और भी जो बाकी लॉज हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द स्पेशल लेक्चर सीरीज फॉर राजस्थान एपीओ 2026, ठीक है। तो आइए एक बार इसका प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं एंड सिलेबस देखने के बाद फिर हम लोग आगे की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग पहले बीएनएसएस कवर करने वाले हैं। इसमें आपका प्रीलिमिनरी सेक्शन दैट इज़ फ्रॉम सेक्शन 1 to 5 आ रहा है, फिर उसके बाद सेक्शन 6 to 20 आ रहा है, देन सेक्शन 21 to 25, देन 35 to 62 एंड ये सारे रिमेनिंग सेक्शंस हैं जो कि प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज जो हमारा अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा कि कोशिश हम ये करेंगे कि अरेस्ट तक आज हम लोग डिस्कशन कंक्लूड कर लें इस लेक्चर में, चाहे ये कितना ही बड़ा लेक्चर बने, 1.5-2 घंटे का, ठीक है। एंड देन देयर आफ्टर पार्ट 2 के अंदर जो इसके बाकी सेक्शंस रिमेनिंग है इसको हम लोग कवर कर लेंगे। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, इसको हम लोग बहुत डिटेल में नहीं करने वाले। यहाँ पे जो ये डिस्कशन है ये सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगी, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सो वी हैव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। अब जब बात प्रीलिम्स की करते हैं तो प्रीलिम्स के हिसाब से मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दे रहा जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है ये फोर्स में कब से आया, ठीक है। तो ये सबको ही पता होगा कि ये फोर्स में 1 जुलाई 2024 से आया था, लेकिन द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि इसको प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिला। अब जैसे आपको पता होगा जब भी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पहले वो लोकसभा से पास होता है, फिर वो राज्यसभा से पास होता है एंड देन देयर आफ्टर जब उसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिल जाता है तो उसके बाद वो एक लॉ बन जाता है। तो इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिला था 25 दिसंबर 2023 को। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा और ये भी डेट ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी डेट आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्ट नंबर ध्यान रखना है कि बीएनएसएस का एक्ट नंबर क्या है, ठीक है। जैसे होता क्या है, हर साल जो पार्लियामेंट है वो बहुत सारे कानून को इनैक्ट करती है, ठीक है। तो हर कानून का अपना एक एक्ट नंबर होता है। तो बीएनएसएस का जो एक्ट नंबर है दैट इज़ 46 ऑफ 2023। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला, प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिला, उसके बाद ये कब से फोर्स में आया एंड ये एक्ट नंबर क्या था, ये सारे की सारी चीज़ें ये लोग एग्जाम में पूछते हैं। इसके साथ में 1-2 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। जो इसका प्रेडेसेसर है दैट इज सीआरपीसी 1973, ठीक है। ये कब से फोर्स में आया था, ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 1974 से, ठीक है। एंड इट वॉज एक्ट नंबर 2 ऑफ 1973। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। जो भी आपको जो भी सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं एक्ट के रिगार्डिंग, उसके नेचर के रिगार्डिंग, वो यहीं से आएगा। इसके अलावा और वो आपसे कुछ नहीं पूछने वाले। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि बीएनएसएस का एक्ट नंबर क्या है, 46। बीएनएसएस को प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिला, 25 दिसंबर 2023 को, और ये फोर्स में कब से आया, 1 जुलाई 2024 को। सीआरपीसी इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974 और इट वॉज एक्ट नंबर 2 ऑफ 1973। इज दैट क्लियर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सेक्शन नंबर 1 से शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को, और मैं आपको बताते रहूँगा कि कौन कौन से सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, और थोड़ा बहुत आपको समझाते हुए भी चलूँगा। और जो भी सेक्शंस मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, इनको बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्हीं से सवाल आएंगे, इसके बाहर कोई सवाल नहीं आएंगे। आप इतना मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो बीएनएसएस 2023 एक्ट नंबर 46, 25 दिसंबर 2023, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड
the law relating to criminal procedure, be it enacted by Parliament in the 74th year of the Republic of India as follows. ईयर भी ध्यान रखिएगा, 74th ईयर था, खैर वो तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, ठीक है. Now let's start with section 1. Short title, extent and commencement. This act may be called the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023. The provisions of this Samhita other than those relating to chapter 9, 11 and 12 thereof shall not apply. तो आपको सेक्शन 2 में या सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में क्या ध्यान रखना है कि अदर देन चैप्टर 9, 11 एंड 12 जो बाकी पार्ट्स हैं, जो बाकी चैप्टर्स हैं BNSS के, वो स्टेट ऑफ नागालैंड पे अप्लाई नहीं होंगे और वो ट्राइबल एरियाज पे अप्लाई नहीं होंगे. अब यहाँ पे ट्राइबल एरियाज क्या है वो एक्सप्लेनेशन में बताया गया, पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरियाज मीन्स द टेरिटरीज विच इमीडिएटली before the 21st day of January 1972 were included in the tribal areas of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th schedule of the constitution other than those within the local limits of the municipality of Shillong. ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं एग्जाम्स में. ठीक है, जितने भी एग्जाम्स में आप बैठते हो आपने नोटिस किया होगा सेक्शन 1 से वो सवाल पूछ देते हैं क्योंकि अक्सर इसको स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं. तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि चैप्टर 9, 11 और 12 जो है इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन है कहाँ पर, स्टेट ऑफ नागालैंड पर एंड ट्राइबल एरियाज पर. बट 9, 11 एंड 12 बट इनके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी एप्लीकेशन इन सारे एरियाज के ऊपर नहीं है, मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, ये ध्यान रखना. ठीक है, देन जो सेकंड सवाल इस सेक्शन 1 से बन जाता है वो क्या है कि ट्राइबल एरियाज क्या होते हैं. ठीक है, तो जब भी आपसे ट्राइबल एरियाज़ के बारे में पूछेगा तो आपको एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखना है एंड आपको बताना है कि ट्राइबल एरियाज़ वो हैं जो कि ऐसी टेरिटरीज हैं जो 21 ऑफ जनवरी 1972 से पहले ट्राइबल एरियाज़ डिक्लेयर कर दिए गए थे. ठीक है, और इनको ट्राइबल एरियाज़ कहाँ पे डिक्लेयर किया गया था, 6th शेड्यूल पैरा 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. IC लिख दिया इन शॉर्ट में मैंने. ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैं फिर से आपको बता दे रहा कि चैप्टर 9, 11 और 12 इनको छोड़ के जितने भी चैप्टर्स है BNSS की उनकी एप्लीकेशन नहीं है किस पे, स्टेट ऑफ नागालैंड पे और टू द ट्राइबल एरियाज. ट्राइबल एरियाज क्या हैं, ट्राइबल एरियाज वो हैं जिनको कि कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में पैरा 20 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था बिफोर 21 जनवरी 1972. ठीक है, बट मैं एक दो चीज़ आपको और बता दूं. अच्छा, यहाँ पर ये भी है, अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग. शिलोंग में भी कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज़ है उनको हमने हटा के बोला है यहाँ पर. जो भी शिलोंग के म्यूनिसिपैलिटी एरिया में जो ट्राइबल एरियाज़ है उनको भी इसमें हम लोग इम्प्लाइडली कवर कर रहे हैं. ठीक है, हाँ, अब जो इसका यहाँ पर ये सेकंड पार्ट है ये बेसिकली यही कहता है कि जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, लाइक जो आसाम की गवर्नमेंट है एंड जो आपका स्टेट ऑफ नागालैंड है इसकी जो गवर्नमेंट है वो अगर चाहे तो जो बाकी चैप्टर्स हैं जिनकी एप्लीकेशन नहीं है उनकी एप्लीकेशन को एक्सटेंड कर सकता है अपने स्टेट के ऊपर. तो सेक्शन 1 में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ट्राइबल एरिया ध्यान रखना है कि ट्राइबल एरिया क्या है. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद दैट स्टेट ऑफ नागालैंड एंड शिलोंग ध्यान रखना है. इसके अलावा आपसे कुछ भी सवाल नहीं बनेगा. ठीक है, और चैप्टर 9, 11 एंड 12 ये ध्यान रखिएगा. अब सेक्शन 2 पे आते हैं. ठीक है, पहले है आपका सेक्शन 2 क्लॉज ए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. क्योंकि ये न्यूली ऐड किया गया है तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स डिफाइंड है. अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी आप किसी डेफिनेशन क्लॉज को रेफर करते हो किसी भी एक्ट में, ठीक है, तो वहाँ पे जो डेफिनेशंस प्रोवाइड होते हैं टर्म्स के वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, लाइक A, B. ठीक है, फिर आपको C का यहाँ मिलेगा, ABC ऐसे फॉलो होता है, और एकदम लास्ट में आपको मिलेगा वारंट केस क्योंकि वो W से वो टर्म शुरू होता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. तो ये हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है. क्लॉज ए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स shall audio video electronic means shall include use of any communication device for the purpose of audio video conferencing, recording of processes of identification, search and seizure or evidence transmission of electronic communication and for such other purposes and by such other means as the state government may by rules provide. तो सेक्शन 2 क्लॉज ए में बस आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स डिफाइंड है. 2 clause B, bail means release of a person accused of or suspected of commission of an offence from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond. ये दोनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉज ए की भी और क्लॉज बी की भी. तो क्लॉज बी यहाँ पे है जो सेक्शन 2 क्लॉज बी है वो बेल को डिफाइन करता है, और वो बेल को डिफाइन करते हुए क्या बोलता है कि बेल का मतलब यहाँ पर ये होता है रिलीज ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ. कस्टडी ऑफ लॉ यहाँ पर क्या होता है, पुलिस कस्टडी एंड
जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। और जब मैंने आपको BNSS पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि इसमें होता क्या है कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी से एक्यूज को रिलीज करके उसकी श्योरिटी कस्टडी में उसको डाल दिया जाता है। अगेन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सेक्शन 2 क्लॉज बी जो है, इसका जो बेल आपका जो टर्म है, इसको पहले CRPC में डिफाइन नहीं किया गया था, BNSS में इस प्रोविजन को न्यूली ऐड किया गया। तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 क्लॉज ए के अंदर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, 2 क्लॉज बी के अंदर बेल है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेक्शन 2 क्लॉज सी, एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं बी को। मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि पुलिस ऑफिसर और कोर्ट दोनों ही सफिशिएंट पावर होल्ड करते हैं किसी इंसान को बेल पे रिलीज करने के लिए। अब एक इंसान बेल पे रिलीज हो सकता है विद श्योरिटी एंड विदाउट श्योरिटी, ठीक है। जब विद श्योरिटी होगा तो उसको बेल बॉन्ड कहेंगे, जब विदाउट श्योरिटी होगा तो उसको बॉन्ड कहेंगे या फिर पर्सनल बॉन्ड कहेंगे। Now, section 2 clause C, it is again very important, bailable offense. It means an offense which is shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offense means any other offense। ठीक है, तो सेक्शन 2 क्लॉज सी जो है इट डिफाइंस व्हाट इज बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस हम उसे कहते हैं जो भी ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बेलेबल बताए गए हैं, सिर्फ वही ऑफेंस हम लोग कहेंगे एज अ बेलेबल ऑफेंस, ये ध्यान रखिएगा। और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से हुए, जिनको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर नॉन बेलेबल बताया गया है, ठीक है। तो जो भी ऑफेंसेस को फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बेलेबल बताया गया है वो बेलेबल होते हैं, और जिन भी ऑफेंसेस को फर्स्ट शेड्यूल के अंदर नॉन बेलेबल बताया गया है वो नॉन बेलेबल होते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर कोई और क्रिमिनल लॉ है जिसने बताया कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस बेलेबल होगा और ये पर्टिकुलर ऑफेंस नॉन बेलेबल होगा, तो वहाँ पर भी इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे और उस ऑफेंस को बेलेबल या फिर नॉन बेलेबल कंसिडर करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन को हमेशा ऐसे ही ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि बेलेबल ऑफेंस के अंदर जो ग्रेविटी ऑफ पनिशमेंट होता है वो कम होता है, नॉन बेलेबल में ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस वही होते हैं जिनको शेड्यूल 1 के अंदर बेलेबल या फिर नॉन बेलेबल बताया गया होता है। ठीक है, क्लॉज डी, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बेल बॉन्ड, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। जिनको भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ प्लीज़ ये सारे के सारे डेफिनेशंस आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बेल बॉन्ड हम किसे कहते हैं? अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी, जहाँ पे भी आपको किसी श्योरिटी को लाना होता है और श्योरिटी जब एंटर कर जाता है बेल बॉन्ड के अंदर, उसके बाद जब आपको रिलीज किया जाता है तो उसको हम बेल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। जहाँ पे भी आपको बिना श्योरिटी के रिलीज किया जाता है उसको हम लोग बॉन्ड कहते हैं, या फिर इसको हम लोग पर्सनल बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दे पा रहे होंगे कि ये सब कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है, पहले ए था अब बी चल रहा है। ठीक है, तो सेक्शन 2A ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सेक्शन 2 क्लॉज बी बेल, सेक्शन 2 क्लॉज सी बेलेबल ऑफेंस, सेक्शन 2 क्लॉज डी बेल बॉन्ड एंड सेक्शन 2 क्लॉज ई बॉन्ड, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 क्लॉज एफ चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। चार्ज हम किसे कहते हैं? चार्ज का मतलब होता है फॉर्मल एक्यूजेशन, फॉर्मल एक्यूजेशन बाय द कोर्ट। ठीक है, जब आप पे कोई फॉर्मल एक्यूजेशन लगता है जिसको आपको प्रूव या डिस्प्रूव करना होता है तो वहां पर हम उसे कहते हैं चार्ज। ठीक है, और डेफिनेशन कहता है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। बेसिकली यहाँ पर एक बहुत ही लूज डेफिनेशन दे दी है चार्ज की, और ये कहता है कि आपके ऊपर एक्यूजेशन एक भी हो सकता है, ठीक है, एंड इट कैन बी मोर देन वन। बस यही यहाँ पर कह रहा है और आपको कुछ ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज एफ चार्ज की डेफिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन आपका आ जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। आइए पढ़ते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force arrest without warrant। तो जब हम लोग सेक्शन 2 क्लॉज जी की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। अगेन जो बेलेबल ऑफेंस के अंदर जो हम लोग क्राइटेरिया फॉलो करते हैं वो यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं? जिनको कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कॉग्निजेबल बताया गया हो। जिन भी ऑफेंस को फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कॉग्निजेबल बताया गया है वो ऑफेंस कॉग्निजेबल होंगे, या फिर किसी और लॉ ने अगर यहाँ पे बताया है कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा तो वो पर्टिकुलर ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा। एंड अलॉन्ग विद दैट जो दूसरा क्राइटेरिया जो दूसरा यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस का सेक्शन 2 क्लॉज जी के अंदर, वो है कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस
हम किसे कहते हैं, ऐसे ऑफेंसेस को जिनको शेड्यूल 1 के अंदर कॉग्निजेबल बताया गया है, एंड अलॉन्ग विद दैट जहां पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा इसमें एक टर्म और यूज हुआ है, कॉग्निजेबल केस। देखिए कॉग्निजेबल केस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जब मल्टीपल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का चार्ज लगता है, ठीक है, तो उसे हम कॉग्निजेबल केस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब मल्टीपल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट करने का एक्यूजेशन आपके ऊपर लगता है तो उसे हम कॉग्निजेबल केस कहते हैं। एंड अगेन कॉग्निजेबल केस की डेफिनेशन भी आपको सेक्शन 2 क्लॉज जी के अंदर ही मिलेगी। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि वेयर इज कॉग्निजेबल केस इज डिफाइंड, तो आप सेक्शन 2 क्लॉज जी के ऊपर मार्क करोगे। ठीक है, सो इट मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant। समझ में आ गया आपको? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट जिनको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कॉग्निजेबल डिक्लेयर किया गया है। इज दैट क्लियर? एंड कॉग्निजेबल केस हम किसे कहते हैं, जहां पर आपके ऊपर एक्यूजेशन लगता है कि आपने मल्टीपल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, या चलिए वो आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या रजिस्टर होता है, एफआईआर, और एफआईआर कहाँ रजिस्टर होता है, सेक्शन 173 बीएनएसएस के अंदर, और अगर हम लोग इसके प्रीसीडिंग लॉ की बात करें तो सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर। ठीक है, कंप्लेंट क्या होता है, कंप्लेंट एक एलिगेशन होता है जो कि आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाके किसी इंडिविजुअल के ऊपर लगाते हो। अब वो एलिगेशन या तो आप ओरली लगा सकते हो या तो आप राइटिंग में दे सकते हो मजिस्ट्रेट को, उसको हम कंप्लेंट ही कहते हैं, जहाँ पे आप डायरेक्टली कोर्ट में जाके कंप्लेंट को फाइल करते हो। ठीक है, तो कंप्लेंट का मतलब होता है जहाँ पर आप कोई एलिगेशन लगा रहे हो किसी इंडिविजुअल के ऊपर, इधर ओरली मजिस्ट्रेट के सामने जाके आप ओरल डेपोजिशन दे रहे हो। ठीक है, एंड आपका जो ओरल डेपोजिशन है जब मजिस्ट्रेट उसको राइटिंग में रिड्यूस कर देता है तो वहाँ पर हम कहते हैं कि मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट प्रोसीडिंग में कॉग्निजेंस ले लिया है। ठीक है, तो कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, सेक्शन 2 क्लॉज एच जो है इट डिफाइंस कंप्लेंट, और कंप्लेंट की जो प्रोसीडिंग है वो आपको सेक्शन 223 बीएनएसएस के अंदर मिलेगी, बट ये हमारे एग्जाम से रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये सिलेबस में इंक्लूड नहीं है प्रीलिम्स के, अभी प्रीलिम्स की सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है कंप्लेंट में, हमें कंप्लेंट में ये ध्यान रखना है कि ये सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर डिफाइंड है, ये ओरली दिया जा सकता है या फिर राइटिंग में दिया जा सकता है, और जो इसका प्रोसीजर है वो सेक्शन 223 के अंदर दिया हुआ है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कंप्लेन फाइल करनी है तो एक्यूज्ड पर्सन जो है वो नोन होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए किसने आपके अगेंस्ट में वो ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, बट जब हम लोग बात कंप्लेंट की करते हैं तो वो पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं सेक्शन 210 बीएनएसएस के अंदर जो मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, ही इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस अपॉन 3 थिंग्स। फर्स्ट इज पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम चार्जशीट भी कहते हैं, जिसको हम पॉजिटिव चलान भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं, और इसको हम चलान भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है इसके, ये सारे नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्जाम में पूछ देता है अलग अलग नाम से आपको कंफ्यूज करने के लिए। देन आपके बाद आपका आता है कंप्लेंट, एंड देन देयर इज सुओ मोटो। तो जो मजिस्ट्रेट साहब है वो इन 3 प्रकार से कॉग्निजेंस ले सकते हैं सेक्शन 210 के अंदर। ठीक है, तो जो कंप्लेंट होता है वो पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं करता है, कंप्लेंट सेपरेट होता है। समझ में आ गया आपको? अब कंप्लेंट का एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। A report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। यहाँ पर सेक्शन 2 क्लॉज एच क्या कह रहा है, सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज एच का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है ये क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए देखिए सेक्शन 173 बीएनएसएस के अंदर पुलिस ऑफिसर जो है वो एफआईआर रजिस्टर करता है, और एफआईआर जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कमीशन पे ही रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस ऑफिसर ने 173 के अंदर एफआईआर रजिस्टर कर ली। उन्होंने जब मैटर को इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि ये कॉग्निजेबल नहीं बल्कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था।
ठीक है। तो जब इस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3, तो वहां पर जो ये पुलिस रिपोर्ट होगा इसको हम एज ए कंप्लेंट ट्रीट करेंगे और जो पुलिस ऑफिसर होंगे उनको हम कंप्लेनेंट मानेंगे। इतने फैक्ट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज एच विच डिफाइंस कंप्लेंट, ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो ये कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करके ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड लेटर द ऑफेंस टर्न्ड आउट टू बी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वहां पर जो पुलिस रिपोर्ट 193 सबसेक्शन 3 के अंदर सबमिट की जाएगी, इट विल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट एंड पुलिस ऑफिसर विल बी डीम्ड टू बी द कंप्लेनेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो इसको इग्नोर करके हम लोग हाई कोर्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इसके डेफिनेशन को याद रखिएगा। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जे से जस्टिस आता है और जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट में बैठते हैं, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जे से जस्टिस, तो जे जो हो गया सेक्शन 2 क्लॉज जे डिफाइंस हाई कोर्ट। इन रिलेशन टू एनी स्टेट द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट, इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी to which the jurisdiction of the High Court for a state has been extended by law, that High Court, in relation to any other union territory, the highest court of criminal appeal for that territory other than the Supreme Court of India। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें कुछ आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देन सेक्शन 2 क्लॉज के इंक्वायरी, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ तक आपका मैं बता दे रहा हूँ, ए आपका इंपॉर्टेंट है, बी आपका इंपॉर्टेंट है, सी भी इंपॉर्टेंट है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी आपका इंपॉर्टेंट है, एच भी इंपॉर्टेंट है, आई इंपॉर्टेंट नहीं है, जे इंपॉर्टेंट नहीं है, के इंपॉर्टेंट है, इंक्वायरी, ठीक है। मैं आपको लूजली बताता हूँ इंक्वायरी क्या होता है। इंक्वायरी को हम कहते हैं अदर देन ऑल द प्रोसीडिंग्स विच इंक्लूड्स अदर देन ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ ट्रायल, ठीक है। ट्रायल के अलावा जितनी भी प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट साहब करते हैं उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। बट इंक्वायरी इट डज नॉट इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन, और इट डज इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन कैन ओवरलैप, बट इंक्वायरी एंड ट्रायल इट कैन नेवर ओवरलैप, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंक्वायरी और ट्रायल कभी ओवरलैप नहीं करता है, लेकिन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी यही कहता है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट, ठीक है। नाउ Investigation includes all the proceeding under this Sahita for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person who is authorized by a magistrate in this behalf। तो इंक्वायरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको बस इसमें यही ध्यान रखना है कि इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरीथिंग अदर देन ट्रायल, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन या तो पुलिस ऑफिसर करते हैं या तो कोई प्राइवेट पर्सन करता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उनके पास ये सफिशिएंट पावर है बीएनएसएस के अंदर कि वो किसी प्राइवेट पर्सन को भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करे, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, और इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 13। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी कि इन्वेस्टिगेशन जो है चैप्टर 13 के अंदर है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है या प्राइवेट पर्सन करता है? क्या मजिस्ट्रेट साहब खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? नहीं। क्या मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी कर सकते हैं? यस, ठीक है। मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी और ट्रायल करते हैं और पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? या तो पुलिस ऑफिसर करता है या फिर एक प्राइवेट पर्सन करता है। बट क्या मजिस्ट्रेट साहब खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इंक्वायरी कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज के में। इंक्वायरी कौन करता है? मजिस्ट्रेट। ट्रायल कौन करता है? मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर। और इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। Explanation: where any of the provisions of a special act are inconsistent with the provisions of this संहिता, the provision of the special act shall prevail। अब मान लो कोई स्पेशल एक्ट है, ठीक है, उस स्पेशल एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सेपरेट प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है। तो जो वो स्पेशल एक्ट का जो प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, वो बीएनएसएस के प्रोसीजर के ऊपर प्रिवेल करेगा। ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग हम किसे कहते हैं? बेसिकली ट्रायल को कहते हैं, ठीक है। ट्रायल की डेफिनेशन आपको कहीं मिलेगी नहीं, तो आप जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर ही और इंक्वायरी के डेफिनेशन के अंदर ही ट्रायल की डेफिनेशन को इम्प्लिसिटली आप कवर कर सकते हो। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि ट्रायल कहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दे दे, लेकिन कहीं पर भी आपने ट्रायल को पढ़ा नहीं हो उन ऑप्शंस में, लेकिन अगर इंक्वायरी का ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज के,
तो आप उसको टिक कर दोगे, बिकॉज यहाँ पर इंक्वायरी भी डिफाइंड है और यहाँ पर ट्रायल भी डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि इंक्वायरी का मतलब होता है अदर देन ट्रायल और ट्रायल का मतलब होता है अदर देन इंक्वायरी। समझ में आ गया आपको? अब आता है जुडिशियल प्रोसीडिंग पे। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ऐसा प्रोसीडिंग जहाँ पर एविडेंस जो है दैट कैन बी लीगली टेकन ऑन ओथ। ठीक है, दैट कैन बी लीगली टेकन ऑन ओथ। बस इतना आपको ध्यान रखना है। लीगली टेकन ऑन ओथ का यहाँ पे मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि इन एविडेंसेस के ऊपर जजमेंट को बेस किया जा सकता है। ठीक है, और ये अब लिया जा सकता है, इन एविडेंसेस की एविडेंशियल वैल्यू भी होगी। जो पुलिस ऑफिसर एविडेंस को कलेक्ट करता है उनकी एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती अनटिल एंड अनलेस लॉ वहां पर कहे कि इस पर्टिकुलर एक्ट की एविडेंशियल वैल्यू है। एन, लोकल जुरिस्डिक्शन, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, नहीं पूछता एग्जाम में। ठीक है, ओके। ओ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या कहता है ये? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अगेन, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हम उसे कहते हैं जो कि स्केड्यूल 1 के अंदर डिफाइंड है, एंड अलॉन्ग विद दैट जहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास अरेस्ट करने की अथॉरिटी नहीं होती विदाउट वारंट। ठीक है, तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों की डेफिनेशन सेम है कि दोनों को ही स्केड्यूल 1 में डिफाइन किया गया है, और एक में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर नहीं अरेस्ट कर सकता विदाउट वारंट। सेक्शन 2 क्लॉज पी, नोटिफिकेशन नॉट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 क्लॉज क्यू, ऑफेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है एक छोटे से एस्पेक्ट की वजह से। ठीक है, यहाँ पर एक ऑफेंस डिफाइंड है, सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। इसको तो पूरा पढ़ लेते हैं। ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। बेसिकली ऑफेंस हम किसे कहते हैं? ऑफेंस हम कहते हैं किसी भी एक्ट या कमीशन को, एक्ट या ओमिशन को। ठीक है, अगर लॉ ने किसी एक्ट या किसी ओमिशन को पनिशेबल डिक्लेयर किया हुआ है तो वो ऑफेंस कहलाएगा। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो सेक्शन 20 है ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 विच इज एक्ट नंबर 1 ऑफ 1871, ये भी एक ऑफेंस है। ये सेक्शन ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि क्या ऑफेंस के अंदर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट भी इंक्लूडेड है कि नहीं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको फिर भी। इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और other cause to perform his duties, the police officer present as the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the state government so directs any other police officer so present। यहाँ पे देखो बहुत ही बेकार सी डेफिनेशन दे दी है ऑफिसर इंचार्ज द पुलिस स्टेशन की। यहाँ पर सिंपली ये कह दिया है कि ऑफिसर इंचार्ज द पुलिस स्टेशन अगर एब्सेंट है, ठीक है, तो उसके जगह पर अदर देन कांस्टेबल, ठीक है, अदर देन कांस्टेबल अगर कोई और इंडिविजुअल प्रेजेंट है तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेबल जो है ही वुड नेवर बी डीम्ड टू बी और टर्म्ड एज ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज एस, प्लेस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट इट इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। सेक्शन 2 क्लॉज टी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट यानी कि इसके क्या क्या नाम है मैं आपको बताता हूँ। चार्जशीट, चलान, फाइनल रिपोर्ट, पॉजिटिव चलान। ठीक है, ये सारे के सारे नाम है आपके पुलिस रिपोर्ट के। तो पुलिस रिपोर्ट हम किसे कहते हैं? ऐसा रिपोर्ट जो कि पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड करता है मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3। ठीक है, और पुलिस रिपोर्ट क्या होता है? इट इज द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पुलिस स्टेशन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन बिकॉज आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम भी दे रहे हो। इट मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये इसका नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओह आई एम सो सॉरी, मैंने इसको क्रॉस क्यों कर दिया। ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का डेफिनेशन आपको ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो कहां पर डिफाइंड है। तो वो सेक्शन 2 क्लॉज वी के अंदर डिफाइंड है। नेक्स्ट इज सब डिवीजन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। समन्स केस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले हम लोग वारंट केस पढ़ लेते हैं तब समन्स केस आपको समझ में आ जाएगा। वारंट केस हम ऐसे केसेस को कहते हैं जहां पे जो पनिशमेंट है ऑफेंस की, जो पनिशमेंट है ऑफेंस की, इट इज इट इज मोर देन 2 ईयर्स। ठीक है, अब मोर देन 2 ईयर्स अगर मैं कह रहा हूं तो इसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी
इम्प्लाइडली इंक्लूडेड है। तो वारंट केस हम किसे कहते हैं, जहाँ पर कि जो आपने ऑफेंस कमिट किया है, जिसका एलिगेशन आपके ऊपर लगा है कि आपने पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट किया है, उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है इट इज़ मोर देन 2 ईयर्स, नॉट 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स। अगर मोर देन 2 ईयर्स है तो उसे हम वारंट केस की तरह ट्राई करेंगे, ठीक है। और समन्स केस क्या है, मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस, मतलब जहाँ पर भी लेस देन 2 ईयर्स की पनिशमेंट होगी उसे हम कहेंगे समन्स केस, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड इंक्लूड्स द गार्डियन और लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम। तो जब हम बात करते हैं विक्टिम की, तो विक्टिम में जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में ऑफेंस को कमिट किया गया है वो इंक्लूडेड है, इसके गार्डियंस इंक्लूडेड हैं एंड इसके लीगल हेयर्स इंक्लूडेड हैं, या फिर रिप्रेजेंटेटिव भी आप उनको कह सकते हो, ठीक है। लीगल एयर हो गया और रिप्रेजेंटेटिव, इनको भी आप कह सकते हो, ठीक है। हाँ, तो हमें सेक्शन 2 के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मिली है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले 2 क्लॉज ए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 क्लॉज बी विच डिफाइंस बेल, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 क्लॉज सी विच डिफाइंस बेलेबल ऑफेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 2 क्लॉज डी बेल बॉन्ड, ई बॉन्ड, 2F चार्ज, जी कॉग्निजेबल ऑफेंस, एच कंप्लेंट, जे हाई कोर्ट, के इंक्वायरी, एल इन्वेस्टिगेशन। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एल, ठीक है, ये एल हो गया ना, तो एल ऐसे होता है, तो आई का कैपिटल फॉर्म जो होता है ना वो मतलब ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा, कैपिटल फॉर्म जो आई का होता है वो एल से थोड़ा रिलेटेड है, तो एल में इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड है, ठीक है। फिर आपका एम है जुडिशियल प्रोसीडिंग, फिर है आपका ओ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, देन आपका क्यू ऑफेंस जहाँ पर आपका सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस नॉट इंपॉर्टेंट। पुलिस रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है, ऐसा रिपोर्ट जो सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 के अंदर फॉरवर्ड किया जाए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पुलिस रिपोर्ट कहाँ पर डिफाइंड है और आपके ऑप्शन में आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज टी एंड सेक्शन 193 सबसेक्शन 3, आप सेक्शन 2 क्लॉज टी पे टिक करोगे, 193 सबसेक्शन 3 पे टिक नहीं करोगे, ठीक है। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, जिसको सेक्शन 18 के अंदर अपॉइंट किया गया होता है। समन्स केस कौन से केस होते हैं जहाँ पे पनिशमेंट इज लेस देन 2 ईयर्स। वारंट केस ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर पनिशमेंट इज मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है। इट इज लेस देन 2 ईयर्स एंड इक्वल टू 2 ईयर्स, आई एम सो सॉरी, ठीक है। और वारंट केस हम किसे कहते हैं, जहां पर द पनिशमेंट इज मोर देन 2 ईयर्स। विक्टिम की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 क्लॉज वाई के अंदर है, ये बताता है कि विक्टिम में जो है वो गार्डियन भी इंक्लूडेड होंगे और लीगल हेयर्स भी इंक्लूडेड होंगे। समझ में आ गया। क्लॉज 2 देखते हैं इसका। Words and expressions used herein and not defined but defined in the Information Technology Act 2000 and the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 shall have the meanings respectively assigned to them in that act and संहिता। मतलब जो ऐसे expressions BNSS के अंदर डिफाइन नहीं किए गए हैं मगर वो IT Act 2000 के अंदर डिफाइंड है, बट और एंड अलॉन्ग विद दैट BNS 2023 के अंदर डिफाइंड है। तो जो भी ऐसे टर्म्स हैं इनकी डेफिनेशन को भी हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेंगे, उन डेफिनेशंस की जो एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पर सेम होगी, ठीक है। सेक्शन 3 पे आते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस इन एनी लॉ टू अ मैजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द second class shall in relation to any area be construed as a reference to a judicial magistrate of the first class or judicial magistrate of the second class as the case may be exercising jurisdiction in such area। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी भी कानून में अगर सिर्फ टर्म मैजिस्ट्रेट यूज हुआ है तो वहाँ पे आपको इम्प्लाइडली ये मान लेना है कि मैजिस्ट्रेट जो है यहाँ पर या तो JMFC है या तो JMSC है, ठीक है। क्लॉज 2, where under any law other than this Sanhita, the functions exercisable by a magistrate relate to matters which involves the appreciation or shifting of evidence or the formulation of any decision which exposes any person to any punishment or penalty or detention in custody pending investigation, inquiry or trial or would have the effect of sending him for trial before any court, they shall subject to the provision of this Sanhita be exercisable by a judicial magistrate यानी कि first class, which are administrative or executive in nature, such as the granting of a license, the suspension or cancellation of a license, sanctioning a prosecution or withdrawing from a prosecution, they shall subject to the provisions of clause A be exercisable by a executive magistrate, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे functions जो हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा किए जाते हैं, एंड ये सारे फंक्शंस लाइक ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस फॉर अ पिस्टल, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस फॉर अ पिस्टल या ऐसी जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, ये सब कौन एक्सरसाइज करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर सॉरी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इज दैट क्लियर, ठीक है। ओके, सेक्शन 4, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉज। All offences under
द भारतीय न्याय संहिता 2023 shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions herein after contained. मतलब BNSS के जितने भी कानून हैं उन सबका जो ट्रायल है वो BNSS के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होगा. All offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the same provisions but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner or place of investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offences. जो अदर क्रिमिनल लॉज हैं अगर उनके लिए कोई प्रोसीजर इंकॉर्पोरेट किया गया है लॉ के अंदर तो उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, बट अगर उनके लिए भी कोई प्रोसीजर नहीं है तो अगेन हम BNSS को ही फॉलो करेंगे उनके ट्रायल के लिए. ठीक है, सेविंग क्लॉज पे आते हैं. नथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता शैल in the absence of a specific provision to the contrary affect any special or local law for the time being in force or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by any other law for the time being in force. मतलब बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि BNSS के इनैक्टमेंट की वजह से अगर कोई भी स्पेशल लॉ है और उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर दिया गया है या फिर किसी इंडिविजुअल के ऊपर अगर कोई पावर कन्फर्ड की गई है तो BNSS के इनैक्टमेंट से ये जो कन्फर्मेशन ऑफ पावर है, कन्फरेशन ऑफ पावर है एंड अलॉन्ग विद दैट जो प्रोसीजर है किसी और लॉ में उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद चैप्टर 2 विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड ऑफिसेस. ठीक है, सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स. बिसाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता there shall be in every state the following classes of criminal courts, namely court of session, judicial magistrates of the first class, judicial magistrates of the second class and executive magistrates. तो सेक्शन 6 BNSS का जो है ये आपको बताता है कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन से होंगे. ठीक है, तो जो हायरार्की फॉलो होती है वो ये होती है कि सबसे टॉप पे आता है हाई कोर्ट. ठीक है, एंड देयर आफ्टर हाई कोर्ट के बाद अगर कोई स्पेशल कोर्ट है, मतलब किसी लॉ के अंदर किसी कोर्ट को अगर स्टैब्लिश किया गया, फॉर एग्जांपल लाइक NI एक्ट के अंदर NI कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया गया है. ठीक है, पोक्सो के लिए सेपरेट, पोक्सो के ऑफेंसेस से डील करने के लिए सेपरेट कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. तो इसके हिसाब से जो सेक्शन 6 के हिसाब से जो हायरार्की हम फॉलो करते हैं व्हेन इट कम्स टू अ क्रिमिनल कोर्ट वो ये है कि टॉप पे आपका आता है हाई कोर्ट. ठीक है, देन देयर विल बी स्पेशल कोर्ट्स. स्पेशल कोर्ट्स हम किसे कहेंगे? ऐसे कोर्ट्स जिनको किसी स्पेशल लॉ के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. ठीक है, अब ये हो गए. अब इनके बाद इट इज मैंडेटरी कि हर स्टेट में कोर्ट ऑफ सेशन हो, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास एंड एट लास्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट. इज दैट क्लियर? ठीक है, ये होगा हमारे पास क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स. अच्छा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी क्रिमिनल पावर्स हैं? जी हाँ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी क्रिमिनल पावर्स हैं. कुछ जगह पे वो अपनी क्रिमिनल जुडिशियल माइंड को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन बट नॉट डिसाइडिंग द केस ऑन मेरिट. ठीक है, दैट इज टू फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जब अपनी क्रिमिनल पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो वो सिर्फ इस पर्पज के लिए करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके. तो सेक्शन 6 आपको समझ में आ गया ना? हाई कोर्ट टॉप पे है, सेशंस कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, JMFC एंड executive magistrate. Now let's start with section 7 territorial division. It states every state shall be a sessions division or shall consist of session division and every sessions division shall for the purpose of this संहिता be a district or consist of districts. यहाँ पर क्या कह रहा है? बहुत ही सिंपल कह रहा है. ये कह रहा है कि जब हम किसी स्टेट की बात करते हैं तो एक स्टेट को हम लोग, स्टेट आपको पता है ना, मतलब जैसे हमारा जो कंट्री है इसमें स्टेट्स हैं, हम उन स्टेट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं. ठीक है, हम यहाँ पे आर्टिकल 12 में जो स्टेट को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके डेफिनेशन को अप्लाई नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो जो हर स्टेट है, हर स्टेट एक सेशन डिवीजन होगा. मतलब देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि द होल स्टेट इज इन इटसेल्फ इज अ सेशन डिवीजन, बट दिस इज नॉट द केस. होता क्या है, एक स्टेट है. ठीक है, स्टेट को हम डिवाइड कर देते हैं इनटू मैनी सेशंस डिवीजन. ठीक है, जब हम बात करते हैं सेशन डिवीजन की तो ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट होता है एक स्टेट का. एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को हम सेशन डिवीजन भी कहते हैं. ठीक है, अब सेशन डिवीजन जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट से भी बन सकता है और ये मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से ही बन सकता है. दैट इज व्हाट सेक्शन 7 इज सेइंग. तो ये ध्यान रखिएगा. ये जो ये 7 लाइक 6 के बाद जो ये प्रोविजंस हैं ये देखने में तो लगता है कि बिल्कुल रेलेवेंस होल्ड नहीं करते, बट इनसे आए दिन क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम्स में. ठीक है, every state shall be a session division or shall consist of session divisions and every session division shall for the purpose of this संहिता be a district or
कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। समझ में आ गया ना? तो सेशन डिवीजन क्या होता है? इट इज मतलब क्रिमिनल लॉ के नजरों में हम इसको एज अ सेशन डिवीजन कहते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। तो एक सेशन डिवीजन जो है इट मे कंसिस्ट ऑफ मैनी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट ही एक सेशन डिवीजन है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेशन डिवीजन जो होता है उसको हम डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं, और एक सेशन डिवीजन जब फॉर्म होता है तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी सिंगल डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म होता है। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में, it is the discretion of the state government after consultation with the high court alter the limits or the number of such divisions and districts। अगर मान लो एक स्टेट है, उस स्टेट में जितने सेशन डिवीजन्स हैं इनके लिमिट्स या बाउंड्रीज को अगर एक्सटेंड करना है तो ये पावर एक्सटेंशन की किसके पास है, या उसमें कोई चेंजेस करना है, ऑल्टरेशन करना है, तो इसकी ऑल्टरेशन और चेंज करने की पावर किसके पास में है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्टेट गवर्नमेंट में, फिर यहां पर कॉमा है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, यानी कि जो कंसल्टेशन प्रोसेस है विद द हाई कोर्ट इट इज मैंडेटरी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर सेशन डिवीजन के बाउंड्रीज में, एरियाज में जो ऑल्टरेशन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जब ये काम करेगी तो इट इज मैंडेटरी अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट टू फर्स्ट कंसल्ट द हाई कोर्ट। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में, अच्छा जब मैं यहाँ पे हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं ना, तो हाई कोर्ट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव स्टेट, द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन्स एंड मे ऑल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच सब डिवीजन्स। अगर एक सेशन डिवीजन है तो उसको भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सब डिवीजन्स में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये काम भी अगर स्टेट गवर्नमेंट को करना है तो पहले हाई कोर्ट से उसको कंसल्टेशन करना पड़ेगा। याद रखिए, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, जब भी आप ये वर्ड कंसल्टेशन पढ़ते हैं ना, तो जो भी एडवाइस यहाँ पे हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को फर्निश करेगा दैट एडवाइस वुड बी बाइंडिंग अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है मे के बाद आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट से कंसल्ट करना आपके लिए मैंडेटरी। और जब आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के कंसल्टेशन से रिलेट करते हो यू विल कम टू द कंक्लूजन कि यहाँ पे कंसल्टेशन जो है इट इज बाइंडिंग अपॉन द हाई कोर्ट, बाइंडिंग अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो हम लोग संविधान के डिस्कशन में समझेंगे, अभी बस आप लोग इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट, the session divisions, district and subdivisions existing in a state at the commencement of this संहिता shall be deemed to have been formed under this section, ठीक है। इस संहिता के आने से पहले जो भी सब डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन डिवीजन जिनको बना दिया गया था, ये माना जाएगा कि इस संहिता के आने के बाद जितने भी ये डिवीजन्स हैं, सब डिवीजन्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको इस संहिता के अंदर ही फॉर्म किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक लीगल फिक्शन के थ्रू हमने जो पहले बीएनएसएस के आने से पहले जो सब डिविजन्स या सेशन डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, एक लीगल फिक्शन के थ्रू उनको इन्फोर्सेबिलिटी दी है बीएनएसएस के अंदर। इज दैट क्लियर? नाउ सेक्शन 8, कोर्ट ऑफ सेशन, द स्टेट गवर्नमेंट शैल स्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश करेगा कोर्ट ऑफ सेशन को, ठीक है। किसके लिए? फॉर एवरी सेशन डिवीजन। तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका स्टैब्लिशमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहां पे आते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर आते हैं, ठीक है। नाउ एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय ए जज टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। ये बहुत, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा, इससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है कि कोर्ट ऑफ सेशन को स्टैब्लिश कौन करता है और जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कोर्ट ऑफ सेशन का स्टैब्लिशमेंट, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टैब्लिशमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन उस कोर्ट ऑफ सेशन में जज कौन प्रिसाइड करेगा? उसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव स्टेट। इज दैट क्लियर? थर्ड, द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। अब एक सेशन जज वहां पर अपॉइंटेड है, उसके ऊपर वर्क बर्डन बहुत ज्यादा है, तो हाई कोर्ट वहां पे क्या कर सकता है कि वो एडिशनल सेशन जजेस को भी अपॉइंट कर सकता है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या फिर सेशन डिवीजन में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, the sessions judge of one session division may be appointed by the high court to be also an additional session judge of another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in the other division as the high court may direct। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ये भी कर सकता है कि एक अगर सेशन जज एक सेशन डिवीजन में अपने पावर को एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका अपॉइंटमेंट किसी और भी सेशन डिवीजन में हाई कोर्ट कर सकता है अगर वहां पर नीड हाई कोर्ट को दिखती है तो, ठीक है। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसका क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ध्यान रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करती है, मतलब कितने कोर्ट ऑफ सेशन होंगे,
पूरे स्टेट में ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन में जज कौन प्रिसाइड करेगा, ये हाई कोर्ट डिसाइड करता है, हाई कोर्ट उसकी अपॉइंटमेंट करता है। ये ध्यान रखिएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे, वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशंस जज, वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वेकेंट, द हाई कोर्ट मे मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल। वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशन जज इज वेकेंट, ठीक है, अगर सेशन जज का जो ऑफिस है वो वेकेंट है, मतलब जज साहब छुट्टी पे है, ठीक है, द हाई कोर्ट मे मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशन बाय एन एडिशनल सेशन जज, और इफ देयर बी नो एडिशनल सेशन जज बाय अ CJM in the session division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application। मान लीजिए कोई अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई है किसी ने, और जब वो अर्जेंट एप्लीकेशन लगा तो उस दौरान जो सेशन जज थे वो छुट्टी पे थे, तो अगर सेशन जज अवेलेबल नहीं है तो पहले हाई कोर्ट जो है उसको फॉरवर्ड करेगा बिफोर एन एडिशनल सेशन जज, और अगर कोई एडिशनल सेशन जज भी अवेलेबल नहीं हो सेशन डिवीजन में, देन उसके बाद ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन, अर्जेंट एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जाएगी बिफोर द CJM। लेकिन यहाँ पर ये काम कौन करेगा, हाई कोर्ट। तो ये हायरार्की याद रखिएगा। इसका क्लॉज 3 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, सॉरी हाँ क्लॉज 5, आई एम सो सॉरी, ठीक है, क्लॉज 5 इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1, 2 एंड 5 ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 6, द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ordinarily hold its sitting at such place or places as the High Court may by notification specify, but if in any particular case the Court of Session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold it sitting at any other place in the Sessions Division, it may with the consent of the prosecution and the accused sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein। देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डिनरली कहां पर बैठेगा और कहां पर बैठ के मैटर को एडजुडिकेट करेगा, ये हाई कोर्ट डिसाइड करता है। बट देयर मे बी सम सिचुएशंस जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन को ये लगे कि यहां पर मेरे को नहीं बैठना है, मेरे को किसी ऐसी जगह जाके बैठ के कोर्ट मैटर को एडजुडिकेट करना है जहां पर दोनों ही पार्टी के लिए कन्वीनियंट हो और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस भी यही मांगता है, तो वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन ये भी कर सकता है। इट कैन बी एनी प्लेस इन द सेशन डिवीजन, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द स्टेट, ठीक है, and this was the session division, ठीक है, and this session division is consist of a district, तो इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी जगह पर सेशन डिवीजन जो सेशन जज है वो बैठ के मैटर को एडजुडिकेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, द सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग सच एडिशनल सेशन जजेस। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या कह रहा है कि जो सेशंस कोर्ट है वो बताएगा कि एडिशनल सेशन जजेस जो अपॉइंट हुए हैं हाई कोर्ट के द्वारा वो किन किन मैटर से डील करेंगे। मतलब मान लो अगर एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें लोअर लेवल पे 10 NI के कोर्ट्स हैं, तो अगर 5 NI के कोर्ट से आपको अपील भेजनी है तो उन अपील से कौन सा एडिशनल सेशन जज डील करेगा ये सेशन जज डिसाइड करेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। क्लॉज 8, द सेशन जज मे ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस और इनेबिलिटी टू एक्ट by an additional session judge, or if there be no additional session judge by the CJM, and such judge or magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application। ठीक है, अब देखिए वहां पर कोई अर्जेंट एप्लीकेशन हाई कोर्ट के पास आई थी, लेकिन वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट ट्रांसफर कर देता है सेशन जज के पास। अब सेशन जज वहां पर एब्सेंट है तो वो क्या करेंगे, एडिशनल सेशन जज को दे देंगे। अब एडिशनल सेशन जज भी अवेलेबल नहीं है तो CJM को दे देंगे। तो जो ये प्रोसीजर हाई कोर्ट अपना रहा है ये प्रोसीजर सेशन जज भी अपना सकते हैं इफ इन द केस उनके पास कोई एप्लीकेशन मूव की गई है एंड ऑन द डेट जब उस एप्लीकेशन पर हियरिंग करना है जज साहब छुट्टी पे हैं, तो वो क्या करेंगे, एडिशनल सेशन जज को वो एप्लीकेशन दे देंगे। अगर कोई एडिशनल सेशन जज भी अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे, फिर वो वहां पर CJM को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देंगे, और जब CJM उस एप्लीकेशन के ऊपर हियरिंग कंडक्ट करेंगे तो इट विल बी डीम्ड कि उनके पास वहां पर अथॉरिटी थी, उनके पास जुरिस्डिक्शन थी कि वो उस एप्लीकेशन से डील कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो इसमें बस आपको क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 5 ये ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस संहिता अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ ए पर्सन बाय द गवर्नमेंट टू एनी सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट वेयर अंडर एनी लॉ सच अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट। नॉट वेरी रेलेवेंट, इसको छोड़ दीजिए, 9 पे आ जाइए, ठीक है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, in every district there shall be established as many courts of judicial magistrates of the first class and of the second class, and at such places as the state government may after consultation with the high court by notification specify। जो हमने कोर्ट ऑफ सेशन के केस में पढ़ा था वो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के केस में भी अप्लाई हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर
रिगार्डिंग कि जेएमएफसीज के कितने कोर्ट होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अगेन अब जब इनके अपॉइंटमेंट की बात आएगी तो कौन करेगा? हाई कोर्ट। देखिए अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसका रूल की प्रोवाइजो पढ़ लें पहले हम लोग। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट establish for any local area one or more special courts of judicial magistrates of the first class or of the second class to try any particular case or particular class of cases, and where any such special court is established, no other court of magistrate in the local area shall have jurisdiction to try any case or class of cases for the trial of which such special court of judicial magistrate has been established. देखिए इसका जो प्रोवाइजो है वो क्या कहता है, एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है टू द जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है कि जो जेएमएफसी का कोर्ट है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स का कोर्ट है, वो कौन स्टैब्लिश करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा आफ्टर अ मैंडेटरी कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। जो हम यहाँ पे कंसल्टेशन की बात करते हैं ना, ये कंसल्टेशन होता है कि हमें कितने कोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है मैटर को एडजुडिकेट करने के लिए इन द पर्टिकुलर स्टेट, इसके रिगार्डिंग वो कंसल्ट करता है। और वहाँ पे जो भी कंसल्टेशन हाई कोर्ट की तरफ से आता है जनरली वो बाइंडिंग होता है अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि हाई कोर्ट अलॉन्ग विद दैट अगर चाहे तो किसी जेएमएफसी को, मतलब जो आपके मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट्स है, उनको कोई क्लासेस ऑफ केसेस या फिर कोई पर्टिकुलर केस से डील करने की अथॉरिटी और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोवाइजो डील्स विद एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू डील विद क्लासेस ऑफ केसेस। जैसे कि आपका मान लीजिए एनआई का, अगर आप कोर्ट वगैरह विजिट किए होंगे तो आपको पता होगा कि एनआई के मैटर से डील करने के लिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के मैटर से डील करने के लिए हमने सेपरेट एनआई कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया है। ठीक है, तो जो ये सेपरेट एनआई कोर्ट्स का स्टैब्लिशमेंट है, ये किसने किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये उसी की बात करता है। अब मान लीजिए जैसे पोक्सो का कोर्ट हो गया, तो पोक्सो कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कौन स्टैब्लिश करेगा? हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन पोक्सो कोर्ट में कौन सा जज बैठेगा ये कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट। ठीक है, सेकेंड, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। देखिए मैंने आपको बताया था ना। थर्ड, द हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपीयर्स टू बी एक्सपीडियंट और नेसेसरी confer the powers of a judicial magistrate of the first class or of the second class on any member of the judicial service of the state functioning as a judge in a civil court। ठीक है, तो सेक्शन 9 में आपको क्या ध्यान रखना है? सेक्शन 9 में आपको ये ध्यान रखना है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, और उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। अलॉन्ग विद दैट जो भी स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, लेकिन उन स्पेशल कोर्ट्स में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, क्लॉज 3 यहां पर यह कहता है कि अगर हाई कोर्ट को यहां पर यह जरूरी लगता है कि किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो किसी सिविल कोर्ट के जज को ट्रांसफर करने की आवश्यकता है, तो वो ये भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नॉट वेरी रिलेवेंट, ओनली द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन 9, that is subsection 1 and subsection 2 is relevant for your examination. You can leave subsection 3. ठीक है, 10 पे आ जाते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्सेट्रा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द सीजीएम। देखिए जब हमने सेक्शन 6 अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो उसमें हमने कहीं ये पढ़ा था कि सीजीएम जो है वो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर कवर्ड है? नहीं। क्यों नहीं कवर्ड है? बिकॉज जो सीजीएम होता है ही इज वन ऑफ द जेएमएफसीज। आपके पास एक कोर्ट में 10 जेएमएफसीज हैं। ठीक है, एक सेशन डिवीजन में आपके पास 10 जेएमएफसीज हैं, तो उन 10 जेएमएफसीज में से किसी एक को सीजीएम की पोजीशन पे अपॉइंट किया जाता है, तो ही इज ऑल्सो अ जेएमएफसी। ठीक है, बट उसको एक हायर अथॉरिटी दे दी जाती है। फिर से पढ़ते हैं, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द सीजीएम। ठीक है, तो सीजीएम का अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? हाई कोर्ट। और सीजीएम कौन होगा? वन ऑफ द जेएमएफसीज। क्लॉज 2, the high court may appoint any judicial magistrate of the first class to be an additional chief judicial magistrate, and such magistrate shall have all or any of the powers of a CJM under this Sahita or under any other law for the time being in force as the high court may direct। ठीक है, तो यहां पर हाई कोर्ट जो है वो along with सीजीएम के अपॉइंटमेंट के साथ साथ वो एडिशनल सीजीएम का भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एडिशनल सीजीएम के पास भी उतनी ही पावर होगी जितनी की सीजीएम के पास होती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बस आपको इतना अपने दिमाग में रखना है कि जब भी बात इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी कि कोर्ट्स को स्टैब्लिश कौन करेगा, तो आपको हमेशा ही स्टेट गवर्नमेंट पे टिक करना है। और जब भी बात यहां पर यह आती है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कोई भी क्वेश्चन में आप
हाई कोर्ट को टिक करोगे अपने एग्जामिनेशन में, ये बस ध्यान रखिएगा, दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी इसमें आपको सेक्शन 8 और 9 ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि अपॉइंटमेंट किस सेक्शन के अंदर होता है बीएनएसएस के कोटा सेशन का, एंड अलॉन्ग विद दैट जेएमएफसी का अपॉइंटमेंट किस सेक्शन के अंदर होता है, ये सेक्शन थोड़े से इंपॉर्टेंट है 8 एंड 9, ठीक है। 10 आपको समझ में आ गया कि सीजीएम का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट। क्लॉज 2 भी आपको क्लियर हो गया। थर्ड पे आते हैं। The High Court may designate any judicial magistrate of the first class in any subdivision as the subdivisional judicial magistrate and relieve him of the responsibility specified in this section as occasion requires, ठीक है। अगर हाई कोर्ट चाहे तो वो किसी जेएमएफसी को सब डिवीजन मजिस्ट्रेट बना सकता है, ठीक है, और जो भी उसकी पावर्स जेएमएफसी वाली थी उससे उसको रिलीव कर सकता है। नॉट वेरी रेलेवेंट। क्लॉज 4, subject to the general control of the CJM, every subdivisional judicial magistrate shall also have and exercise such powers of supervision and control over the work of the judicial magistrates in the subdivision as the High Court may by general or special order specify in this behalf। मैं आपको इसका ना एक बार पैटर्न बना के समझा देता हूं, देखिए, ताकि आपको एकदम क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। अब ये आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। अब सपोज हमारे पास एक सेशन डिवीजन है जो कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक सेशन डिवीजन को फॉर्म किया गया, ठीक है। अब इस सेशन डिवीजन को हम लोग फर्दर सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब एक सब डिवीजन का जो सुपरविजन है वो हो सकता है कि 5 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 5 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उस पर्टिकुलर सब डिवीजन का जो सुपरविजन कर रहे हैं उनके ऊपर सुपरविजन होगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कौन होगा, जेएमएफसी, ठीक है। देन आपके पास एक सीजीएम है एंड मल्टीपल एडिशनल सीजीएम्स हैं। तो जो आपके सीजीएम साहब होंगे वो एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में जेएमएफसी को कौन कौन से बिजनेस देने हैं वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर अभी इन सेक्शंस को पढ़ने के बाद हम एक हायरार्की बनाएं तो जो हायरार्की निकल के आती है वो क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट की आपके टॉप पे आते हैं सेशन जज, एसजे लिख दे रहा, देन आपके एडिशनल सेशन जज, ठीक है। इनका अपॉइंट, मैं इस तरफ अपॉइंटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है, और इस तरफ स्टैब्लिशमेंट लिख रहा हूं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, हाई कोर्ट। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, हाई कोर्ट, ठीक है। इनका स्टैब्लिशमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। इनका स्टैब्लिशमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडिशनल सेशन जज के बाद सीजीएम, ठीक है। अगेन अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट, स्टैब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट। क्यों स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज सीजीएम जो है ये वन ऑफ द जेएमएफसीज होते हैं और जेएमएफसीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। देन आफ्टर सीजीएम वी हैव सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स, देन वी हैव जेएमएफसीज। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। ओके, एक बार से दोबारा पढ़ लेते हैं क्लॉज 4 को सेक्शन 10 के। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द सीजीएम, every sub-divisional magistrate shall also have and exercise such powers of supervision and control over the work of the judicial magistrates in the subdivision as the High Court may by general or special order specify in this behalf, ठीक है। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है, आई एम सो सॉरी मैंने यहाँ पे सीजीएम कह दिया था, ठीक है, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो यहां पर सुपरविजन की पावर होगी सीजीएम के पास, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे लिखा है सीजीएम एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल आल्सो हैव एंड एक्सरसाइज सच पावर्स ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब वो जेएमएफसीज के ऊपर ध्यान रखेंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऊपर सीजीएम ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन किन जेएमएफसीज के ऊपर सुपरविजन होगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का, ये हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। इज दैट क्लियर? 11. Special judicial magistrates. The High Court may, if requested by the central or state government so to do, confer upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the powers conferred or conferable by or under this Sahita on a judicial magistrate of the first class or of the second class in respect to particular cases or to particular classes of cases in एनी लोकल एरिया। किसी भी लोकल एरिया में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को, मतलब जिसने गवर्नमेंट ऑफिसर की पोजीशन को होल्ड किया है, उसको अगर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे रिक्वेस्ट करते हैं तो हाई कोर्ट उसको जेएमएफसी की पावर दे सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? बस इतना ही है इसमें। इसको हम कहेंगे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, ठीक है।
provided that no such power shall be conferred on a person unless he possesses such qualification or experience in relation to legal affairs as the high court may by rules specify. ठीक है, हर स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो रूल स्पेसिफाई करेगा इस बिहाफ में और वो बताएगा कि किस गवर्नमेंट ऑफिसर को आप जेएमएफसी के रैंक पे अपॉइंट कर सकते हो अगर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस रिगार्डिंग रिक्वेस्ट की है तो. ठीक है, क्लॉज 2, such magistrate shall be called special judicial magistrate and shall be appointed for such term not exceeding 1 year at a time as the high court may by general or special order direct. ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोविजन है सेक्शन 11 सबसेक्शन 2. ठीक है, कि एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है he will be appointed for a term not exceeding 1 year at a time as the high court may by general or special order direct. The law clearly says कि अगर यहाँ पर आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को कोई भी जेएमएफसी के पोजीशन पे बैठाना है, उसकी पावर्स उसके ऊपर कन्फर करनी है आफ्टर द रिक्वेस्ट हैज बीन मेड बाय द स्टेट और द यूनियन गवर्नमेंट. तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो पावर आप उसके ऊपर दे तो सकते हो लेकिन वो पावर 1 साल से अधिक के टाइम फ्रेम के लिए आपको नहीं देना है. मैक्सिमम आप 1 साल के लिए दे सकते हो, उसके बाद आप दोबारा 1 साल के लिए दे सकते हो, लेकिन शुरू में आपको सिर्फ 1 साल के लिए देना है. ठीक है, तो ये 1 साल का टाइम पीरियड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 12, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. ये उतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं बट फिर भी इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम हमारा प्रीलिम्स के सिलेबस में ये है. सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे from time to time define the local limits of the areas within which the magistrates appointed under section 9 or section 11 may exercise all or any of the powers with which they may respectively be invested under this संहिता. तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि सीजीएम साहब जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि एक जेएमएफसी जो है वो कितने एरिया के ऊपर अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेगा. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट may hold its sitting at any place within the local area for which it is established. ठीक है, सेक्शन 11 वाले की बात हो रही है. Except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and powers of every such magistrate shall extend throughout the district. इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर किसी जेएमएफसी का जुरिस्डिक्शन सीजीएम ने डिसाइड नहीं किया है तो जनरली हम ये मान के चलेंगे कि उस पर्टिकुलर जेएमएफसी की जो पावर है इट एक्सटेंड्स टू, यानी कि जो उसकी जुरिस्डिक्शन है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. अगर सीजीएम स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि कितने एरिया में आप अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेंगे. ठीक है, क्लॉज 3, where the local jurisdiction of a magistrate appointed under section 9 or section 11 extends to an area beyond the district in which he ordinarily holds court, any reference in this Sahita to the court of session or CJM shall, in relation to such magistrate throughout the area within his local jurisdiction, be construed unless the context otherwise requires as a reference to the court of session or CJM as the case may be exercising jurisdiction in relation to the said district. ठीक है, this is not very relevant, तो इसको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है. 13 पे आ जाइए. Subordination of judicial magistrates. Every CJM shall be subordinate to the session judge and every other judicial magistrate shall, subject to the general control of the session judge, be subordinate to the CJM. जो मैंने आपको बताया था कि सेशन जज जो है वो टॉप पे है, फिर एडिशनल सेशन जज, देन देयर विल बी सीजीएम, देन देयर विल बी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, देन देयर विल बी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एट लास्ट देयर विल बी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास. ठीक है, तो यहाँ पर बस एक ये डिक्लेरेशन दे दिया गया है कि जो सीजीएम है वो सेशन डिवीजन से सबऑर्डिनेट होगा. क्लॉज 2, द सीजीएम मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स और गिव स्पेशल ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद दिस संहिता as to the distribution of business among the judicial magistrates subordinate to him. I guess इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है. Let's come to executive magistrates. ठीक है, जब हम बात करते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को तो हम इसको पढ़ते हैं आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स. In every district, the state government may appoint as many persons as it thinks fit to be executive magistrate and shall appoint one of them to be the district magistrate. ठीक है, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, और जितने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं उनमें से किसी एक मैजिस्ट्रेट को हम बना देंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सच मैजिस्ट्रेट shall have such of the powers of a district magistrate under this Sahita or under any other law for the time being in force as may be directed by the state government. I guess आपको इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है. 3 पे आते हैं.
whenever in consequence of the office of a district magistrate becoming vacant, any officer succeeds temporarily to the executive administration of the district, such officer shall, ये भी छोड़ दीजिए, not very important, ठीक है. The state government may place an executive magistrate in charge of a subdivision, ये भी छोड़ दीजिए. The state government may by general or special order and subject to such control and directions as it may deem fit to impose, delegate its powers under subsection 4 to the district magistrate. Not very relevant. इसमें बस आपको ये याद रखना है कि executive magistrate जो है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन होता है, वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. इज दैट क्लियर? ठीक है, जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वो इसी के लिए होता है. सेक्शन 15, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इट मे थिंक फिट executive magistrates or any police officer not below the rank of SI or equivalent to be known as special executive magistrates for particular areas or for the performance of particular functions, and confer on such special executive magistrates such of the powers as are conferable under this Sahita on executive magistrates as it may deem fit. यहाँ पे सेक्शन 15 क्या कहता है कि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकते हैं. अब यहां पर जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होंगे ये वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है, और इट कैन बी अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. इज दैट क्लियर? ये आपको बस ध्यान रखना है. सेक्शन 14 में आप ये ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंटमेंट करता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में ही एक इंडिविजुअल को वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाते हैं. सेक्शन 15 में ये ध्यान रखिएगा कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो है उनका अपॉइंटमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट ही करते हैं, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट किन इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. सेक्शन 16, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. Subject to the control of the state government, the district magistrate may from time to time define the local limits of the areas within which the executive magistrate may exercise all or any of the powers within which they may be invested under this Sahita. Again बस यही ध्यान रखिए कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की लोकल जुरिस्डिक्शन किस एरिया के ऊपर होगी ये भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा. मतलब जब भी ईएम की बात आ रही है तो यहाँ पर उसकी सारी पावर, अपॉइंटमेंट और जुरिस्डिक्शन ये आपका स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रहा है. 17, अब यहाँ पे हायरार्की बताया गया है. सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. ऑल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग पावर्स इन ए सब डिवीजन शैल ऑल्सो बी सबऑर्डिनेट टू द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. ठीक है, यहाँ पर वही कह रहा है कि आपके जितने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सबऑर्डिनेट होंगे. ठीक है, और साथ ही साथ जो भी आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के भी सबऑर्डिनेट होंगे. ठीक है, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. मतलब यहाँ पे हायरार्की बस आपको यही ध्यान रखिए. हायरार्की आप इसका क्या है कि टॉप पे आपके डीएम है, फिर आपके स्पेशल डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, फिर आपके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है. बस आपको 17 में यही ध्यान रखना है. हायरार्की जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का पूछेगा नहीं एग्जाम में खाली इनका अपॉइंटमेंट पूछेगा कि कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट कौन करता है. ठीक है, तो बस यही ध्यान रखिए. बहुत डिटेल में इन क्वेश्चंस में नहीं एंटर करते हैं ये एपीओ के एग्जाम्स में और जुडिशरी के एग्जाम्स में, तो आपको इतना ज़्यादा इसमें डेल्व करने की आवश्यकता नहीं है. बस आप इतना ध्यान रखिए इन प्रोविजंस के अंदर कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, और अगर अपॉइंटमेंट से पहले कोई प्री रिक्विजिट है कि आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर कुछ भी और आपने इस पोजीशन को होल्ड किया होना चाहिए, तो वो सब बस आप लोग ध्यान रखिए. बाकी इसकी लैंग्वेज में आपको बिल्कुल भी एंटर करने की आवश्यकता नहीं है. क्लॉज 2, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मे from time to time make rules or give special orders consistent with this Sahita as to the distribution or allocation of business among the executive magistrates subordinate to him. ठीक है, अब यहाँ पर executive magistrates किन business से डील करेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. इतना ध्यान रखिएगा. 18, ओके नाउ अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप राजस्थान एपीओ की तैयारी कर रहे हो तो. ठीक है, क्योंकि एपीओ के एग्जाम्स में जो बीएनएसएस के एपीओ के रिलेटेड प्रोविजंस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो इनको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. पब्लिक प्रोसिक्यूटर. फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड मे ऑल्सो अपॉइंट one or more additional public prosecutors for conducting in such court
any prosecution, appeal or other proceeding on behalf of the central government or the state government as the case may be. आपको ये बात पता है ना कि ये असिस्टेंट पब्लिक या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, ये आपको पता है ना. जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है ना, जब भी कोई क्रिमिनल केस होता है तो ऐसा माना जाता है कि क्रिमिनल ऑफेंस जो होते हैं इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक. ठीक है, इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक. तो जब पब्लिक के अगेंस्ट में ऑफेंस किया गया है तो पब्लिक को रिप्रेजेंट कौन करता है? पब्लिक को रिप्रेजेंट स्टेट करता है. ठीक है, विच विल इंक्लूड यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पब्लिक को रिप्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट को अपने वकील भी चाहिए. तो उनके जो वकील होते हैं ना, उनको हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ठीक है, ये आपके सरकारी वकील होते हैं और यही जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है ना, उस मैटर को ये एडजुडिकेट करते हैं. इज दैट क्लियर? तो यहां पर जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उसका अपॉइंटमेंट या तो यूनियन गवर्नमेंट करेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगा. ऑब्वियसली यूनियन के मैटर्स को देखने के लिए यूनियन गवर्नमेंट करेगा और स्टेट के मैटर्स को देखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट करेगा. ठीक है, लेकिन अगेन यहां पर इनका अपॉइंटमेंट जो है इट शैल बी मेड ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. ठीक है, जब हाई कोर्ट कह देगा कि हाँ इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट में, तो वहां पर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट में अपॉइंट कर दिया जाएगा. एंड लेट मी टेल यू, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन है. ठीक है, मैंने कोर्ट्स में देखा है, बहुत ही मतलब इज्जत वाली पोजीशन है. ऐसा नहीं है कि आप कोई वो मुहर लगाने वाले कोई वकील बन रहे हो, ऐसा कोई वकील नहीं है. अगर आप एपीओ की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा पोजीशन है, इसको इसके लिए आपको जाना चाहिए. ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में एंड ऑल्सो बहुत ही पावरफुल पोजीशन है एपीओ की. ठीक है, ओके. अब इनका अपॉइंटमेंट क्यों किया जा रहा है? फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन, अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी. ठीक है, नाउ provided that for NCT of Delhi, National Capital Territory of Delhi, the central government shall, after consultation with the High Court of Delhi, appoint the public prosecutor or additional public prosecutor for the purposes of this section. देखिए हमने क्या समझा यहाँ पर कि यूनियन के मैटर से डील करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ दैट रेस्पेक्टिव स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट अपने मैटर से डील करने के लिए, अपने मैटर से प्रोसिक्यूशन करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेगा आफ्टर मैंडेटरी कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. ठीक है, लेकिन जो इसका प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि दिल्ली जो इवन दो एक स्टेट है, लेकिन अब दिल्ली को लेके आपको पता ही है वो स्टेट भी है, यूटी भी है. ठीक है, तो दिल्ली का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, क्लॉज 2, दैट्स व्हाई इट्स एन एक्सेप्शन. ठीक है, क्योंकि है तो स्टेट लेकिन यहां पर हमने यूनियन गवर्नमेंट को पावर दी है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. क्लॉज 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन एनी डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया. ठीक है, मोर देन वन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कैन बी अपॉइंटेड फॉर एडजुडिकेटिंग अ मैटर इन अ डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. For every district, the state government shall appoint a public prosecutor and may also appoint one or more additional public prosecutor for the district. ठीक है, यहाँ पे state government की बात हो गई. Provided that the public prosecutor or additional public prosecutor appointed for one district may be appointed also to be a public prosecutor or an additional public prosecutor as the case may be for another district. ठीक है, clause 4 वही सेम लैंग्वेज कैरी ऑन हो रहा है जो हमने भी जजेस के केस में पढ़ा था. The district magistrate shall, in consultation with the session judge, prepare a panel of names of persons who are, in his opinion, fit to be appointed as public prosecutor or additional public prosecutor for the district. Now, it is very important. देखिए अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट. लेकिन अब अपॉइंटमेंट किस इंडिविजुअल का करना है इसके लिस्ट बना के कौन तैयार करके देगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कि इनकी लिस्ट जो है, इनकी पैनल जो है वो कौन तैयार करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. वो पैनल जो है स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया जाएगा एंड देन देयर आफ्टर दे विल डिसाइड कि इस पैनल में किस इंडिविजुअल को एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है इन अ डिस्ट्रिक्ट और इन द हाई कोर्ट. नेक्स्ट, no person shall be appointed by the state government as the public prosecutor or additional public prosecutor for the district unless his name appears in the panel of names prepared by the district magistrate under subclause 4. देख लिया, यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि जब तक डीएम साहब पैनल में किसी इंडिविजुअल का नाम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे कि इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है, तब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी अदर देन दैट इंडिविजुअल
को एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है नो पर्सन, डायरेक्ट प्रोहिबिशन, इट इज अ रेस्ट्रिक्शन क्लॉज, ठीक है, इट्स अ रेस्ट्रिक्टिंग क्लॉज। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पैनलमेंट के नाम के बिना आप किसी भी इंडिविजुअल को अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्लॉज 6, notwithstanding anything contained in subsection 5, where in a state there exists a regular cadre of prosecuting officers, the state government shall appoint a public prosecutor or an additional public prosecutor only from among the persons constituting such cadre। बेसिकली यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि जब कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है एपीओ का, और एपीओ से जो कैडर आता है उनके पास, ठीक है, तो उसमें से भी दे कैन अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। इवन तो क्लॉज 5 यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर तो अपॉइंटमेंट की बात हो गई, ठीक है, अपॉइंटमेंट तो डायरेक्ट होता है, वहां पर आपको किसी एग्जामिनेशन को क्लियर करके नहीं आना होता है, लेकिन जब किसी एग्जामिनेशन को क्लियर करके आते हो तो आप एक कैडर का पार्ट बन जाते हो, ठीक है। तो उस कैडर में से भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट वेयर in the opinion of the state government no suitable person is available in such cadre for such appointment, thus that government may appoint a person as public prosecutor or additional public prosecutor as the case may be from the panel of names prepared by the district magistrate under subsection 4। अब मान लो कैडर में कोई भी काबिल इंसान नहीं दिख रहा है स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे अपॉइंट करने के लिए, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पैनल में नाम दिया था उनमें से वो किसी को अपॉइंट कर देंगे। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, regular cadre of prosecution officers means a cadre of prosecuting officers which includes therein the post of public prosecutor by whatever name called, and which provides for promotion of assistant public prosecutors by whatever name called to that post। ठीक है, देखिए आप रेगुलर कैडर वही बता रहा है जिससे एग्जामिनेशन के थ्रू आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनते हो, उसी की बात कर रहा है। Prosecuting officer means a person by whatever name called appointed to perform the functions of a public prosecutor, special public prosecutor, additional public prosecutor और assistant public prosecutor under this संहिता, ठीक है। Clause 7, a person shall be eligible to be appointed as a public prosecutor or an additional public prosecutor under subsection 1 or subsection 2 or subsection 3 or subsection 6 only if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा है कि आपको अगर सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड 6 के अंदर अपॉइंटमेंट चाहिए तो पहला प्रेरेक्विजिट यहां पर क्या है कि आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अ पर्सन विल ओनली बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, हम यहां पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करना उसके मैटर्स में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपके पास मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लॉज 8, the central government or the state government may appoint for the purposes of any case or class of cases a person who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor। देखिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है चीजें, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास होना चाहिए 7 साल का एक्सपीरियंस। जब हम लोग बात करते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास होना चाहिए 10 साल का एक्सपीरियंस। ये डेट्स, ये जो ईयर है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इनमें से अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं आए ना तो मतलब ये बहुत ही ईजी मार्क्स हैं, इनको मिस मत करना, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ईजी मार्क्स हैं, इसके बाहर वो कुछ नहीं पूछते, वो आपसे पूरा प्रोसीजर नहीं पूछेंगे कि कैसे अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, वो उतना रेलिवेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन आपसे ये पूछेंगे ज़रूर कि कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, ठीक है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा एक बार देख लेते हैं यहाँ तक, रुकिए ये प्रोविजन करके, ठीक है। Provided that the court may permit the victim to engage an advocate of his choice to assist the prosecution under this subsection। अगर कोई victim है तो वो अपना भी वकील ले सकता है, लेकिन वो वकील डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा, वो खाली उस पर्टिकुलर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करेगा। Clause 9, for the purposes of subsection 7 and subsection 8, the period during which a person has been in practice as an advocate or is rendered, whether before or after the commencement of this Sahita, service as a public prosecutor or as an additional public prosecutor or assistant public prosecutor or other prosecuting officer by whatever name called shall be deemed to be in the period during which such person has been in practice as an advocate। मतलब अगर आप पीपी की पोजीशन लेते हो, आप एपीवी की पोजीशन लेते हो, आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन लेते हो,
तो अगर आप किसी भी पोजीशन को होल्ड करके रखे हो तो हम यहाँ पर यही मानेंगे कि उस पोजीशन को होल्ड करते टाइम आप प्रैक्टिस में थे। इज दैट क्लियर? ठीक है। सेक्शन 19। हाँ, एक बार हम देख लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी, एक बार आपका रिवीजन करवा देता हूं। सेशन डिवीजन सेशन डिवीजन कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। सेशन जज की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। ठीक है। स्पेशल कोर्ट्स की स्टैब्लिशमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्पेशल कोर्ट्स के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। एंड इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। सीजेएम का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। ठीक है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इसका अपॉइंटमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट। ये कैसे इसका अपॉइंटमेंट करेंगे? जब इनके पास एक पैनल में नेम आएगा बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है। लेकिन ये अपॉइंटमेंट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब इन्होंने हाई कोर्ट से मैंडेटरी कंसल्टेशन कर लिया रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। मतलब पहले आपके पास डीएम के थ्रू एक पैनल में नेम आएगा, उस नेम को आप ले जाओगे हाई कोर्ट के पास कंसल्टेशन के लिए, और जब हाई कोर्ट उस पर अप्रूवल दे देगा तो किसी को एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 7 साल का। ठीक है। टू बी अपॉइंटेड एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर दैट पर्सन मस्ट बी होल्डिंग 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। जब लोग बात करते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, तो उसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 10 साल का। ठीक है। जब आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं तो इट विल बी डीम्ड कि आप प्रैक्टिस में हो। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 19 की तरफ। सेक्शन 19, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। The state government shall appoint in every district one or more assistant public prosecutor for conducting prosecution in the court of magistrate. ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है they will appoint in every district one or more assistant public prosecutor for conducting prosecution in the court of magistrate. तो APP जो होते हैं आपके असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, वो कहाँ पे प्रोसिक्यूशन करते हैं? बिफोर द मैजिस्टेरियल कोर्ट, विच वुड इंक्लूड द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑल्सो। ठीक है। The central government may appoint one or more assistant public prosecutor for the purpose of conducting any case or class of cases in the court of magistrate. ठीक है। ये तो काफी तक आपको समझ में आ गया होगा। Without prejudice to provisions contained in subsection 1 and 2, where no assistant public prosecutor is available for the purposes of any particular case, the district magistrate may appoint any other person to be the assistant public prosecutor in charge of that case after giving notice of 14 days to the state government. ठीक है। अगर मान लो कोई भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है किसी केस को एडजुडिकेट करने के लिए, तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब जो है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो केस सौंप देंगे, प्रोवाइडेड कि उनको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा हाई कोर्ट को रिगार्डिंग दिस कि यहाँ पर एक ऐसा एक्शन मेरे द्वारा लिया जा रहा है जहां पर एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस इंडिविजुअल को इस केस को एडजुडिकेट करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ। वैसे नोटिस क्यों दिया जा रहा है आपको बहुत अच्छे से पता है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का उस केस में कोई इंटरेस्ट ना हो, ये स्टेट गवर्नमेंट चेक कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड दैट नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही हैज टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू विच द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोसिक्यूटेड और इज बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। मतलब अगर इंस्पेक्टर से ऊपर का रैंक का कोई भी पुलिस ऑफिसर है तो उसको भी एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन वो पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर का उस मैटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इज दैट क्लियर? नेमो जुडिक्स इन कॉसा सुआ, नो वन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। ठीक है। 20 पे आते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सेक्शन 20, 18, 15, 14, 10, 9 एंड 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रोविजंस को ध्यान रखिएगा। ठीक है। इनमें से 2 या 3 सवाल तो 110% आपके एपीओ के एग्जाम में आने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। सेक्शन 20 देखते हैं,
Directorate of Prosecution, the state government may establish a Directorate of Prosecution in the state consisting of a Director of Prosecution and as many Deputy Directors of Prosecution as it thinks fit. अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेट में एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को स्टैब्लिश करेगी, ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर कौन स्टैब्लिश कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. और यहाँ पर अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को स्टैब्लिश करेगी, जिसको हेड करेगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन एवरी स्टेट, ठीक है. और अलॉन्ग विद दैट वहां पर एडिशनल या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन का भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा अलॉन्ग विद डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. समझ में आ गया आपको? बी, a district directorate of prosecution in every district consisting of as many deputy directors and assistant directors of prosecution as it thinks fit, ठीक है. a district directorate of prosecution in every district consisting of as many deputy directors and assistant directors of prosecution as it thinks fit. ये ए डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा है, ठीक है. ओ आई एम सो सॉरी, इसके साथ पढ़ा है ना क्लॉज 1 के. हाँ ठीक है. द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश, मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में वो अलॉन्ग विद डेप्यूटी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन का भी अपॉइंटमेंट कर सकता है. लेकिन यहाँ पे सारी चीजें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के रिगार्डिंग. तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि हर स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास ये डिस्क्रिशन है कि वो एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश कर सकता है, विच विल बी हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. Along with that, the state government may appoint additional director of prosecution and assistant director of prosecution. Clause 2. A person shall be eligible to be appointed. Now, it is very important. Eligibility क्या होगी director of prosecution की? ये आपको ध्यान रखना है, examination के लिए बहुत important है, ठीक है? A person shall be eligible to be appointed as a director of prosecution or a deputy director of prosecution if he has been in practice as an advocate for not less than 15 years or हैज़ बीन अ सेशन जज. यानी कि अगर आपको डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनना है तो यू हैव टू इंश्योर कि यू हैव बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर 15 ईयर्स और यू हैव बीन इम्पार्टिंग द ड्यूटी ऑफ सेशन जज. सेशन डिवीजन लिख दिया मैंने, ठीक है. या तो आप सेशन जज रहे हो या तो आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है. अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर दे रहे हो तो हम आपको एज ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अपॉइंट कर सकते हैं. बी, as an assistant director of prosecution if he has been in practice as an advocate for not less than 7 years or has been a magistrate of the first class. assistant directorate of prosecution के तौर पे हम आपको अपॉइंट कर सकते हैं अगर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है या फिर आपने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पोजीशन को होल्ड किया है. तो अभी तक आपको क्या क्या याद हो गया? आपको ये याद हो गया कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 7 साल का. जो आपके असिस्टेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है उनके पास कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 7 साल का, या फिर उन्होंने जेएमएफसी के पोजीशन को होल्ड किया हो. अलॉन्ग विद दैट जब हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं तो उसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? 10 साल का. जब हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं तो इसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 15 साल का. ठीक है, आगे देखते हैं. The Directorate of Prosecution shall be headed by the Director of Prosecution who shall function under the administrative control of the Home Department in the state. ठीक है, तो जो Directorate of Prosecution होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे टू द होम डिपार्टमेंट इन अ स्टेट. मतलब जो होम मिनिस्टर होंगे एक पर्टिकुलर स्टेट के, उनके सबऑर्डिनेट होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड ही विल हेड द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन. ठीक है, सॉरी, जो डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ही विल हेड द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन and he will be subordinate to the home affairs of a particular home minister of a particular state. Fourth, every deputy director of prosecution or assistant director of prosecution shall be subordinate to the director of prosecution and every assistant director of prosecution shall be subordinate to the deputy director of prosecution. ठीक है, तो यहाँ पर हायरार्की बता दी गई है कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है DOP, he will be at top when it comes to directorate of prosecution. ठीक है, इनके सबऑर्डिनेट होंगे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और इनके सबऑर्डिनेट आपके होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. ठीक है, कितना एक्सपीरियंस? 7 साल. कितना एक्सपीरियंस? 15 साल, क्योंकि डेप्यूटी है ना, ये साथ में आएंगे इनके. कितना एक्सपीरियंस? 15 साल. ठीक है, ही कैन ईदर बी अ सेशन जज ऑल्सो और ही कैन ईदर बी अ रिटायर्ड JMFC ऑल्सो. ठीक है, ये ध्यान रखना. Clause 5. Every public prosecutor
additional public prosecutor and special public prosecutor appointed by the state government under subsection 1 or subsection 8 of section 18 to conduct cases in the high court shall be subordinate to the director of prosecution. तो जो आपके जो भी additional public prosecutor है, ठीक है, जिनका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 साल का. एडिशनल जो एडिशनल हो जाए या पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो जाए, दोनों का ही 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. और जो आपके स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जिनका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का, ये दोनों ही सबऑर्डिनेट होंगे टू द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट, क्लॉज 6. एवरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट under subsection 3 or subsection 8 of section 18 to conduct cases in district courts, and every assistant public prosecutor appointed under subsection 1 of section 19 shall be subordinate to the deputy director of prosecution or the assistant director of prosecution. ठीक है. यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये सबऑर्डिनेट होंगे टू द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. 7. The powers and functions of the director of prosecution shall be to monitor cases in which offences are punishable for 10 years or more, or with life imprisonment or with death, to expedite the proceedings and to give opinion on filing of appeals. Very important, very important. ठीक है. जब हम बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है इस रिगार्डिंग? सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि देयर इज ए डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन. ठीक है. दिस विल बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन स्टैब्लिश करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. इज इट मैंडेटरी? नो, क्योंकि यहां पे डिस्क्रिप्शन दिया हमने स्टेट गवर्नमेंट को कि वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन अपने स्टेट में स्टैब्लिश कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते. ठीक है. इट विल बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. अब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड कि इसके पास 15 साल की एक्सपीरियंस हो, अलॉन्ग विद दैट 15 साल की एक्सपीरियंस हो, या फिर ये बंदा सेशन जज रहा हो. ठीक है. डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का काम क्या है? कि वो ओवरसी करे ऐसे मैटर्स को जहां पर द पनिशमेंट इज 10 ईयर्स और मोर. जब भी हम 10 ईयर्स और मोर की बात करते हैं तो यहां पर डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट इंप्लाइडली कवर हो जाता है. ठीक है. ये सारे फैक्ट आपको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के रिगार्डिंग याद रखने हैं. अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट, एक्सपीरियंस 15 साल का और सेशन जज, और मैटर्स जिसको वो ओवरसी करेगा उनकी पनिशमेंट होनी चाहिए 10 साल या 10 साल से अधिक. ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. क्लॉज 8. The powers and functions of the Deputy Director of Prosecution shall be to examine and scrutinize police report and monitor the cases in which offences are punishable for 7 years or more, but not less than 10 years, for ensuring their expeditious disposal. मतलब जहां पर भी offences की punishment 7 years और more हो, ठीक है, but less than 10 years, तो यहां पर इन मैटर्स को ओवरसी कौन करेगा? डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. ये ध्यान रखना. ठीक है. 9 पे आते हैं. द फंक्शंस ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी टू मॉनिटर केसेस इन विच ऑफेंसेस आर पनिशेबल फॉर लेस देन 7 ईयर्स. तो ये तो बड़ा समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि 10 साल या उससे अधिक है तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, 10 साल से कम और 7 साल से अधिक है, 7 साल और 7 साल से अधिक है तो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. और अगर 7 साल से कम के ऑफेंसेस हैं तो वहां पे उसको कौन ओवरसी करेगा? असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन. समझ में आ गया आपको? क्लॉज 10. नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 7, 8 and 9, द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, the deputy director or assistant director of prosecution shall have the power to deal with and be responsible for all proceedings under this Saita. Not very relevant. 11. The other powers and functions of the director of prosecution, deputy director of prosecution and assistant directors of prosecution, and the areas for which each of the deputy directors of prosecution or assistant director of prosecution have been appointed shall be such as the state government may by notification specify. कितने एरिया पे उनका जुरिस्डिक्शन होगा मैटर्स को डील करने का, वो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा. ठीक है. The provision of this section shall not apply to the Advocate General for the state while performing the functions of a public prosecutor. Very important, keep this in mind कि जब भी Advocate General किसी मैटर को ओवरसी कर रहे हैं, ठीक है, एज अ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, तो वहां पर जो इस प्रोविजन के जो भी यहाँ पे प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं वो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 से शुरू करेंगे. इट विल हार्डली टेक 2 to 3 लेक्चर्स पूरा BNSS को कवर करने के लिए. प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैं भी खाली बना रहा हूँ यहाँ पर, फिर मेंस के लिए मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा. ठीक है. मेरी कोशिश यही रहेगी कि 1 गो में पूरे लेक्चर को कंप्लीट किया जाए. ठीक है.
तो सेक्शन 21 से नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं।